बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हो तैयारी तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इसमें है प्रीवियस ईयर्स के टॉप 30 क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको जो है इसके नोट्स भी कवर अप हो गए क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज इन इंडिया। भारत के अंदर अगर रुपीज के अंदर कोई भी पेमेंट की जा रही है तो कोई उसको मना क्यों नहीं कर सकता। इट्स आंसर इज one cannot refuse a payment made in rupees in India because it is accepted as a medium of exchange and it is authorized by the government of India। क्योंकि ये जो है भारतीय सरकार के द्वारा ऑथराइज किया गया है और ये एक जनरली एक्सेप्टेड मीडियम है। इसका क्या मतलब है कि हर व्यक्ति जो है इसके बदले आप जो भी सामान लेना चाहो रुपीज के बदले वो आपको दे देगा। तो इसलिए कोई भी भारत के अंदर जो है वो रुपीज के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन इंडिया Who is authorized to issue notes and currency? भारत के अंदर नोट और करेंसी जो है वो कौन इश्यू कर सकता है? ये थोड़े घर बैठे छापना शुरू कर दो। तो इसके लिए ऑथराइजेशन है किसी के पास में। सो इट्स आंसर इज, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इश्यू करता है आपके करेंसी नोट्स को। थर्ड क्वेश्चन, Why are demand deposit considered as money? डिमांड डिपॉजिट्स को मनी की तरह कैसे कंसिडर किया जाता है? डिमांड डिपॉजिट जो है उनको मनी के तौर पे इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी। इट शेयर्स एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट जो है उनको मनी के तौर पर ही पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ डेट ट्रैप? डेट ट्रैप क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार इसका लॉन्ग आंसर्स के अंदर भी आता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। सो इट्स आंसर इज, credit in some cases pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. It is known as debt trap. अब इसको आसान शब्दों में, ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आया था तो इसलिए इसको शॉर्ट में यहाँ पे आंसर किया गया है। इसके अंदर क्या है कि ऐसी एक सिचुएशन जब उधार जो है, जो भी मतलब जिसने उधार लिया है उस व्यक्ति को एक ऐसी दुखदायी कंडीशन के अंदर पहुंचा दे, उसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं। अब यहाँ पे दुखदायी कंडीशन कैसी हुई कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो व्यक्ति जो है वो डेट को, यानी कि जो भी उधारी थी, जो उसने उधार लिया था, उस क्रेडिट को पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन जो है उसको डेट ट्रैप बोलते हैं। अब उसकी वजह से कई बार आपने कोलेटरल में कोई ना कोई ऐसी चीज गिरवी रखवाई है, तो वहां पे गिरवी रखवाई हुई चीज के लिए वो व्यक्ति, आपके पास में इतना नहीं है, सपोज आपने किसी बिजनेस के लिए लिया था, किसी काम के लिए लिया था, या किसी किसान ने फसल के लिए लिया था, बट अब उसके पास में इतनी इनकम नहीं जनरेट हुई कि वो उधार को पे ऑफ कर पाए। बट उसकी वजह से जिसने भी उसको उधार दिया था वो तो व्यक्ति पैसे वापस मांगेगा, तो उसकी वजह से जो उसका जो भी कोलेटरल था उसको कोई नुकसान हो या वो वापस उसको जब्त हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन, जब एक ऐसी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको हम डेट ट्रैप बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। आपको 2 एग्जांपल्स दे। सो इसके अंदर सबसे पहला है क्रेडिट फ्रॉम मनी लेंडर्स और दूसरा है क्रेडिट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। ये 2 इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलेटरल? कोलेटरल का मतलब क्या है? मैंने डेट ट्रैप वाले आंसर के अंदर भी आपको कोलेटरल के बारे में बोला था। कोलेटरल होता क्या है? कोलेटरल इज एन असेट दैट द बोरोवर ओज एंड यूजेस दिस गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। एक ऐसा असेट जो कि जो उधार ले रहा है व्यक्ति, उसने गारंटी के तौर पे उसको उधार देने वाले को जो है रखवा दिया। सपोज ए ने जो है वो बी से उधार लिया, ठीक है ना। ए जो है वो लेंडर है और बी उससे उधार ले रहा है, ठीक है। अब ए बी जो है वो अपना एक जो कोई घर के डॉक्यूमेंट जो है वो इसको ए को दे देता है। अब ये जो ए है इसने इसको घर जो है इसका वो एज अ कोलेटरल इसके पास में डिपॉजिट हो गया। अगर बी किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर लोन नहीं दे पाता तो उस केस के अंदर उसका घर जो है वो ए अपने पास में एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। उसके पास में वो एक गारंटी है कि हाँ ये बी को जो है वो लोन पे करना ही करना है। तो एक किसी चीज के बदले जब लोन मिलता है उसको हम कोलेटरल बोलते हैं। और कोलेटरल जो है वो कोई ना कोई असेट होता है जो कि जो बोरोवर है उसका होता है। 7th क्वेश्चन, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लेंडिंग मनी? एक्सप्लेन। अब जो कोलेटरल है वो क्यों लेंडर्स मांगते हैं हर बार? इसका आंसर आपको देना है। Collateral stands as a security against a money borrowed in case the borrower fails to repay the loan. The lender has the right to sell the asset or collateral to recover the loan money. Most lenders ask for collateral while lending the against their own funds. अब यहाँ पे क्या है? कोलेटरल एक ऐसा सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है ना। अब जब अगर कोई भी व्यक्ति किसी को उधार दे रहा है, ठीक है ना, उसको भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट के लिए सिक्योरिटी चाहिए ना। तो कोलेटरल उसको वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि ठीक है भाई, जब तूने मेरे को पैसे वापस कर दिए तो अपने कोलेटरल जो है उसको वापस अपने पास ले लेना।
तो ऐसे ही आप वो लोन के अमाउंट को जो है उसको सिक्योर रखने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति मुझे इस लोन के पैसे जो है वो डेफिनेटली पे ऑफ कर देगा, उसको सिक्योर रखने के लिए कोलेटरल जो है वो रखवाया जाता है। और अगर किसी केस के अंदर जो बोरोअर है यानी कि जिसने भी उधार लिया है वो उस लोन को नहीं रीपे कर पाता, तो जो भी लेंडर है यानी कि जिसने उधारी दी है उसके पास में ये राइट होता है कि वो जो भी असेट है, ये जो कोलेटरल उसने चाहे वो गोल्ड रखवाया है उसको वो बेचकर अपने पैसे को जो है वो प्राप्त कर पाए। तो कोलेटरल जो है उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Eighth question is, how do double coincidence of wants arise? Its answer is, double coincidence of want arises when the borrower and the seller are ready to buy each other's product, or what a person desires to sell is exactly what the other person wishes to buy. अब सिंपल शब्दों में अगर इसको कहा जाए, अगर मैं सपोज सेलर हूं, ठीक है ना, कोई और बायर है, तो यहाँ पे मैं किसी एक सर्टेन प्राइस पे वो सामान को बेचने के लिए रेडी हूं और सामने वाला व्यक्ति जो है उसको उसी रेट पर खरीदने के लिए रेडी है। जब दोनों व्यक्ति एक किसी सिंगल पॉइंट पे उस सेम प्राइस पॉइंट पे बेचने और खरीदने के लिए रेडी रहते हैं तो उस चीज को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है? जहां पे सेलर और बायर दोनों जो है एक दूसरे के साथ में उस पैसे के बदले या उस प्रोडक्ट के बदले उस सामान को एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए रेडी हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर of credit refers to the loans taken from the bank and the cooperative society monitored by the RBI or some governmental institution. Formal sector charges fixed rate of interest, seeks repayment within a stipulated time with a degree of flexibility with proper documentation. फॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर के अंदर मेजरली क्या आते हैं? बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको मॉनिटर कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। अब इनके पास में ये किसी कोलेटरल के बदले एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, सपोज कार लोन लेने के लिए गए, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली, किसी व्यक्ति के पास में किसी का इनकम स्केल ज्यादा है, किसी का कम है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो लोन मिलेगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ये नहीं है कि किसी के लिए ज्यादा है किसी के लिए कम है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोन देती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो इसीलिए भारत के अंदर फॉर्मल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोन देने के लिए। 10th क्वेश्चन, Why are most of the poor household deprived from the formal sector of loans? जैसे कि हमने अभी पढ़ रहे थे कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसका कोई ना कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड रहता है। जो पुअर पीपल हैं उनके पास में तो कोलेटरल है ही नहीं है। सो सबसे पहला पॉइंट आ गया तो लैक ऑफ कोलेटरल। दूसरा है दे आर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं है तो जॉब्स वगैरह नहीं कर रहे होंगे, तो वहां पर भी ये एक प्रॉब्लम आती है कि उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलने में परेशानी आती है। 11th क्वेश्चन, हाउ डज यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स? गिव एन एग्जाम्पल। पैसे से आप चीजों को किस तरीके से आसानी से खरीद सकते हो? बाइंग एंड सेलिंग है वो किस प्रकार आसान हो जाती है, उसको अपने एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। मनी मेक एक्सचेंजिंग थिंग्स इजियर एज इट हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब लोग इसको मानते हैं। इट्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट कंपेयर टू द अदर कमोडिटीज। प्राइस रिमेन कांस्टेंट से मतलब है कि अगर 10 रुपए का नोट है तो वो 10 का ही रहेगा। थर्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑथराइज पेपर करेंसी विच गिव्स अ गारंटी ऑफ द मेंशन्ड प्राइस टू द ओनर। अब यहां पर जो ऑथराइज पेपर यानी कि जो गवर्नमेंट आपको ऑथराइज करके दे रही है, अगर उसके ऊपर 10 रुपए की वैल्यू लिखी है तो 10 रुपए की वैल्यू आपको मिलेगी। तो वहां पे क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइज करके दे रही है कि उसके ऊपर जो मेंशन प्राइस है वो उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, इसके लिए ज्यादा पैसे इसको ज्यादा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड रहती है। अगर मैं उसके बदले कोई सामान सोचूं कि मैंने कोई 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसको स्टोर करने के लिए आई नीड सम स्पेस टू कीप दैट थिंग, ठीक है ना। बट अगर पैसा है, पैसे को तो आप आसानी से कहीं भी स्टोर करके रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो। 12th क्वेश्चन, व्हाई इज द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन नेसेसरी? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन की सुपरविजन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने इंपॉर्टेंस के बारे में तो पढ़ लिया, बट अब यहाँ पे सुपरविजन के बारे में है। सो इट्स आंसर इज द सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इज नेसेसरी बिकॉज बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई on how much they are lending, to whom they are lending and at what interest rates. अब यहाँ पे क्या है, सुपरविजन जो है कौन करता है? बैंक्स के ऊपर भी तो उनके पापा जी बैठे हैं ना, आरबीआई। तो वहां पे कौन देख रहा है उनको? वो कह रहा है कि आप किनको दे रहे हो लोन। सबसे पहले तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आप किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो, कितना अमाउंट दे रहे हो, क्या उस व्यक्ति की इतनी पेइंग कैपेसिटी है कि वो उस लोन को रीपे कर पाए। तो उन सब चीजों के सुपरविजन के लिए क्या है, बैंक्स के ऊपर आरबीआई, जहां पर बैंक्स को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, दैट हाउ मच दे आर लेंडिंग एंड टू हुम दे आर लेंडिंग एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट दे आर लेंडिंग। 13th क्वेश्चन, हाउ डू द डिपॉजिट्स विद बैंक बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? सो इट्स आंसर इज
The deposits with bank become their source of income because money deposited by the depositor is used by the banks for giving loan to the people in need of credit. Bank charge high interest rate on the money they lend. However, the interest provided by the bank to the depositor is quite low. The difference in these two interest rates forms the income of bank. कि जो ये डिपॉजिट जो है, आपने जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया, वो सोर्स ऑफ इनकम कैसे बन रहा है? बैंक वाले कोई अपने घर से लोन तो देते नहीं है। आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया अपने बैंक के अंदर, उसी में से कुछ परसेंटेज रख के बैंक बाकी अमाउंट जो है वो आगे लोगों को लोन दे देता है, जो भी जरूरतमंद लोग हैं। पीपल इन नीड ऑफ का मतलब है जिन लोगों को जरूरत है उनसे। बैंक जो है इन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, बट आपको तो इंटरेस्ट कम ही पे करता है ना। तो वही जो दोनों के बीच में डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, बैंक जो एज अ लेंडर का काम कर रहा है वहां पे, जिसको उसने अब उधार पे दिया सामान, उससे जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है और आपको कम अमाउंट पे कर रहा है। तो बैंक की तो इनकम है ना, तो इसी जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है बैंक के अंदर, वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। 14th क्वेश्चन, द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। The use of money spans a very large part of our everyday life. Money has become an essential part of our lives. It is used to buy basic items like food, milk, clothes, etc. Second, money is used to pay for the services we enjoy. Third, money is used for borrowing and lending like loan. इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो मनी है वो हमारे जीवन के अंदर कोई भी चीज, अगर हमने कोई भी सामान खरीदना है, उसके लिए हमें पैसा रिक्वायर्ड है। पैसे से ही हम अपना खाना खरीदते हैं, पैसे से ही दूध, कपड़े, रहने के लिए, हर चीजों के लिए पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, पैसे से ही अगर कोई भी सर्विसेज, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, हम कॉलिंग फैसिलिटीज, फोन पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके सर्विसेज की पेमेंट हम पैसे में कर रहे हैं, तो वहां पर भी मनी रिक्वायर्ड है। मनी से ही हम पैसा उधार भी ले सकते हैं और पैसा उधार दे भी सकते हैं। तो मनी जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्ट है। 15th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में आपको बताना है। सो द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जिसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। इट मीन्स हाउ मच एक्स्ट्रा मनी ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोअर हैज टू पे। यानी कि अगर 1000 रुपए लिया तो उसके ऊपर कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है उस उधार को लेने के लिए। कोलेटरल मतलब जो सिक्योरिटी जमा करवाएगा बोरोअर, ठीक है ना, उस लेंडर के पास में। डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट में इंक्लूड सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स गिव सिक्योरिटी टू द लेंडर। अब बैंक्स को जो है, बैंक हो गया, ये जो भी आपको उधारी दे रहा है, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योरिटी का काम करते हैं, ये श्योरिटी का काम करते हैं, हाँ भाई ये व्यक्ति ऑथेंटिक है और ये आपको डेफिनेटली पैसा पे कर ही देगा। 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द बैंक्स डू नॉट लेंड क्रेडिट टू सर्टेन बोरोअर्स। क्यों बैंक्स जो हैं कुछ व्यक्तियों को उधारी नहीं देते हैं? Answer is the banks do not lend credit to certain borrowers because bank require proper documentation to raise the loan. Some people fail to meet these requirements. Bank require collateral to be submitted against a loan amount. Poor people who do not have any collateral to submit fail to get the loan from the bank. Third, the borrower who have not repaid previous loan, bank might not be willing to lend them further. पे आपको ये पूछा गया था कि बैंक जो है वो कुछ लोगों को उधारी क्यों नहीं देते हैं। सबसे पहले ही बात क्या है कि अगर उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उनको पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो बैंक उनको लोन नहीं देगा। अगर उनके पास में अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास में कोई कोलेटरल ही नहीं है, तो बैंक उसको जो कोलेटरल रिक्वायर्ड है उसके लिए, तो बैंक उसको भी लोन नहीं देगा। ठीक है ना। और अगर किसी के ऑलरेडी पहले से कोई लोन चल रहा है और उसने अभी तक वो लोन पे नहीं किया है, तो बैंक उसको, क्योंकि पहले से लोन चल रहा है, तो बैंक उसको फर्दर लोन देने के लिए भी रेडी नहीं होता है। प्रीवियस लोन है, उसको अभी तक पे नहीं किया गया, तो उसको बैंक फर्दर लोन नहीं देता है। नाउ द 17th क्वेश्चन, बैंक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। अब बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री की इकोनॉमी के लिए। क्यों? Because bank provide loan in the rural areas for crop production, resulting in the development of many areas. Second, bank provide loan to create fixed asset that will create employment opportunities. Third, bank act as link between savers and investors. Fourth, bank accept deposit and pay an amount as interest of the deposit, which mobilizes savings. अब बच्चा बैंक जो है
यहाँ पे वो जो ग्रामीण एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन जो है या और किसी व्यक्ति ने कोई सेटअप करना है तो वहां पे उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने घर बनाना है, जब भी बैंक लोन देगा, कोई भी व्यक्ति लोन जो अपने बैंक में रखने के लिए तो लेगा नहीं, तो उस लोन से वो जहां पे भी किसी को खर्च करेगा उस अमाउंट को, उससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की इनकम जनरेट होगी, ठीक है ना। तो लोन से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और ये सेवर और इन्वेस्टर के बीच में एक बैंक जो है वो एक लिंक का काम करता है। सेवर और इन्वेस्टर के बीच में कैसे, जैसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि जो व्यक्ति अमाउंट बैंक में सेव कर रहा है अपना, उसमें से कुछ अमाउंट रखने के बाद में बैंक जो है उसी को ही फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कैसे, उधारी देकर, ठीक है। तो उनके बीच में ये एक लिंक इस्टेब्लिश कर दिया बैंक ने, और बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट जो है आपको देता है, और आपकी सेविंग्स के ऊपर आप भी खुश रहते हो, बैंक भी खुश रहता है, और जिस व्यक्ति को लोन रिक्वायर्ड है उसको भी पैसा मिलता रहता है। तो बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। 18 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल बताना है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी इशू करता है, सबसे पहला तो रोल उनका यही है, ठीक है ना। किसके बिहाफ पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। दूसरा है वो सुपरवाइज करता है कि जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है, यानी कि जो बैंक्स वगैरह हैं, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली सुपरवाइज करता है कि वो किसको दे रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, ये सब कुछ। आरबीआई जो है वो बैंक्स को भी मॉनिटर करता है और ये इंश्योर करता है कि बैंक जो है वो मिनिमम रिजर्व को मेंटेन करके रखे, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंगली। और फोर्थ है कि वो बैंक्स को ये देखते हैं कि जो बैंक है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही किसी ट्रेडर को या किसी व्यक्ति को लोन ना दे रहा हो, बल्कि उसको स्मॉल बोरोअर्स को, स्मॉल कल्टीवेटर्स को, हर व्यक्ति को अनबायस होकर लोन देना बैंक ने। तो इन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी आरबीआई करता है। फिफ्थ, बैंक्स का पीरियोडिकली चेक किया जाता है कि बैंक्स को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है कि वो कितना अमाउंट दे रहे हैं किसी को उधारी पे, किसको दे रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक को टाइम टू टाइम जो है वो आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है। 6 पॉइंट है, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द इकोनॉमी। अब जो दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज चल रहा है उसके लिए भी एक कस्टोडियन का काम करता है, और बैंक गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंकर का, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंकर का काम करती है। 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर द बैंक एंड द कोऑपरेटिव टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। अब आपको 3 रीजन बताने हैं कि क्यों बैंक और कोऑपरेटिव को जो है वो रूरल एरियाज के अंदर अपनी उधारी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला है, द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन गेट अ ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल क्रेडिट एंड हेंस प्रॉस्पेर। सबसे पहले तो गरीब सेक्शन जो है, जो कि ग्रामीण एरियाज के अंदर रहता है, उनको जब लोन मिलेगा तो वो उधारी से कोई ना कोई काम कर सकते हैं और उनकी भी तरक्की हो सकती है। Second, the dependence of money lenders and traders who charge extra arbitrary high rates decrease। जो उनको मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से उधारी लेनी पड़ती है, यानी कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन जो है, वहां से जब वो लोग उधारी लेते हैं तो उसके लिए वो लोग बहुत हाई अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर ऐसे एरियाज के अंदर बैंक जो है या कोऑपरेटिव उनको लोन प्रोवाइड करेगी तो उनको सस्ते रेट्स पे मिल जाएगा। थर्ड, पीपल कैन बोरो चीपली फ्रॉम मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड दस डेवलप देयर बिजनेस ऑन एग्रीकल्चर। अब लोगों को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जैसे गांव के अंदर अगर कोई फार्मर है, उसको बीज वगैरह लेने के लिए पहले चाहिए, खाद के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो उसको इन छोटी छोटी जरूरतों के लिए अगर लोन मिल जाएगा आसानी से, तो वो अपना बिजनेस जो है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, अब वो किसान जो है वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा अगर वहां पे किसी चीज के लिए, मान लो उसने आलू उगाए, अगर वो एक छोटा सा सेटअप बना ले, उसको लोन मिल गया, उसने एक छोटा सा सेटअप बना लिया, उसने चिप्स बना के वहीं से प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, तो क्या हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के जो कई सारी ऐसी कंपनीज हमारे देश में हैं जिनके चिप्स जो है वो हम खाना पसंद करते हैं, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम नहीं हो जाएगी? हमें जो एक 10 रुपए के पैकेट के अंदर कुछ ग्राम मटेरियल मिलता है जो कि एक आलू जितना भी नहीं होता है, उससे ज्यादा अमाउंट हमें मिलना शुरू हो जाएगा, क्वांटिटी जो है उस वेफर्स की, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो गांव के लोग हैं या जो ग्रामीण एरियाज हैं, वहां पर लोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 20th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोअर्स। आगे क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आप ये बुक, जिसके अंदर से मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, इस बुक को अगर आप अपने एग्जाम की और बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोई भी फालतू की बुक्स के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, तो सिंपली इस एक बुक के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करो, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाएंगे। और अगर आप इसके बाद में प्रैक्टिस करना चाहते हो, जब आपके एग्जाम्स के बीच में 2-3 दिन बचते हैं ना, तो उसमें ये प्रैक्टिस पेपर रखो अपने पास में, विच इज हार्डली कॉस्टिंग यू 150 रुपीज के अराउंड। इसको रख के, और जो नीचे लिंक्स दिए गए हैं वहां पे आपको ये डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाएगा।
अब इनके थ्रू जो है आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हो, क्योंकि इस बुक के अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए गए हैं। कोई फालतू आपने टाइम नहीं लगाना किसी भी चीज के ऊपर। जो चैप्टर है बस मेन चैप्टर करो, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर से उसकी प्रैक्टिस करो, और बस बोर्ड में आपके 95% प्लस पक्के मार्क्स हैं। They are not subordinate to any government organization like RBI, thus there is no official backing or monitoring agency. इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर कोई नजर रखने के लिए नहीं है। जब कोई नजर नहीं रख रहा तो इसी की वजह से वो जो है अपनी मनमर्जी से कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लोगों को किसी भी तरीके से तंग करते हैं। Absence of a fixed rate of interest increases the scope of exploitation. जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो इसीलिए वो लोगों को किसी भी तरीके से उनकी जरूरत के हिसाब से, मान लो कोई व्यक्ति नीड में है, वो बोलेगा नहीं मैं तुझे इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इतना इंटरेस्ट देना है तो ठीक है, नहीं देना तो भाई तुम किसी से भी ले लो। तो ऐसे केस के अंदर वो उनके एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोप ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर पेमेंट बैक। अब अगर कोई व्यक्ति जो है वो उस पैसे को देने में सक्षम नहीं है कुछ टाइम पीरियड के लिए सपोज, ठीक है ना, तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे अपना पैसा वापस निकलवाने के लिए। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होता है। फोर्थ, हायर इंटरेस्ट रेट्स विद नो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफन लीड टू डेट ट्रैप्स। अब यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गए। जो हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं क्योंकि उनके कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है ना, कि उस व्यक्ति ने पहले आपको क्या अमाउंट पे किया क्या नहीं, उसकी वजह से कई बार इनफॉर्मल सोर्सेज की वजह से लोग जो हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट? गिव एनी 3 रीजंस। अब देश की तरक्की के लिए सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, इसके आपको 3 कारण देने हैं। सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के लिए सबसे पहला पॉइंट है, क्रेडिट हेल्प पीपल टू मीट देयर ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर बाय डेवलप देयर बिजनेस इन एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्रियल एरिया। जो क्रेडिट है उसकी वजह से उन लोगों का जो भी प्रोडक्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर है या मान लो खेती बाड़ी का कोई खर्चा है, वो अपनी उस वक्त की नीड्स जो है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उन्होंने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई प्रोडक्शन हाउस सेटअप करना है तो उसको वो कर सकते हैं। जब उनके हाथ में पैसा होगा तो कुछ तो करेंगे ना। तो जब व्यक्ति जो है वो स्पेंड करेगा कहीं ना कहीं पे, तो डेफिनेटली लोग जो है उनको भी इंप्लॉयमेंट मिलेगी और लोगों की इनकम भी जनरेट होगी। सेकेंड है, फॉर मिडिल क्लास पीपल लोन हेल्प अ लॉट इन कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस एंड टू गेट रिड ऑफ मंथली रेंट्स। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको रेंट से छुटकारा दिलवाने का काम करता है जब वो बेचारे लोन लेकर अपना खुद का घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, एक तो उनको मंथली रेंट जो है हर महीने की EMI हो गई ना, उससे छुटकारा मिल गया, और जब वो अपना घर बनाएंगे तो लोगों को फिर से अगेन काम मिल गया। थर्ड पॉइंट, इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल स्टेटस ऑफ द कॉमन मैन बाय अनेबलिंग देम टू बाय ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा। अब जैसे बहुत लोगों को शौक होता है जी एप्पल के आईफोन्स लेने का, ऑल्थो मेरे पास में नहीं है, तो उसकी वजह से जो लोग सोशल स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, महंगी गाड़ियां लेना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज, ये सपोज किसी ने अपनी घर की नीड्स के लिए कि ऑटोमोबाइल या गाड़ी लेनी है, ठीक है, या कोई हम टीवी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो व्यक्ति मान लो उस वक्त पूरा अमाउंट नहीं दे सकता। बट आज के टाइम में EMI कितनी ज्यादा प्रेवलेंट है, पहले के वक्त में इतना भी लोन लेना बहुत मुश्किल होता था लोगों के लिए। तो इसकी वजह से लोग जो हैं वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी और अपना सोशल स्टेटस भी वो आप कर सकते हैं जब उनको सस्ते रेट्स पे अफोर्डेबल क्रेडिट जो है उधारी मिल जाएगी। क्रेडिट हैज इट्स ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट। अब आप देख रहे होगे बार बार उधारी के ऊपर, इस चैप्टर के अंदर यही कुछ मेन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसी को आपने जस्टिफाई करना है कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ में। क्रेडिट का जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ये लोगों को मदद करता है उनके खुद के काम को सेट करने के लिए, और इससे ही लोगों की अर्निंग्स जो है वो और बढ़ती हैं। लोग जो है अर्निंग बढ़ेगी तो अपनी फैमिली को और बेटर ढंग से सपोर्ट कर सकते हैं, और जो कुछ लोग हैं उनको लोन जो है वो अपने खुद के घर बनाने के लिए और मंथली रेंट से छुटकारा पाने के लिए हेल्पफुल रहता है। फोर्थ पॉइंट है, ये कई सारे लोगों के लिए उधारी जो है वो उनको सोशल स्टेटस इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहती है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 23rd क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जो डिपॉजिट आप बैंक के अंदर कर रहे हो वो हमारे लिए भी और देश के लिए, दोनों के लिए जो है वो बेनिफिटेबल है, इसको ही आपने बताना। अब इसके अंदर वो हमारे लिए कैसे बेनिफिटेबल है, यानी कि बेनिफिटेबल टू द डिपॉजिटर, बैंक जो है वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और हमको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करता है, तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। कुछ लोग जो है वो बैंक के अंदर पैसा रखना सेफ मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बैंक बेचारा लेकर भागेगा तो नहीं अगर ऑथेंटिक है तो, और बैंक से आप पैसा जब चाहो वो आप विड्रॉ कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायर्ड है। तो
तो वो फैसिलिटी भी बैंक ने आपको दे दी। और देश के लिए किस प्रकार हेल्पफुल है ये? सबसे पहला यूज है कि जो बैंक है वो इस डिपॉजिट में से मेजर हिस्सा को इस्तेमाल करता है, यूज करता है लोगों को लोन देने के लिए। सेकेंड है देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अभी तक हम काम वगैरह देख रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति के घर में कोई शादी है, ठीक है ना, उसके लिए भी लोन लेते हैं लोग। मान लो किसी को कोई और मेडिकल इमरजेंसी है, उसके लिए भी लोगों को लोन रिक्वायर्ड रहता है। तो इसीलिए देश के अंदर लोन की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी व्यक्ति को गाड़ी लेनी है, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीज के अंदर बोलते हैं जाके कि भाई उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे लोन्स जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है। तो इसी की वजह से देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लोन। Banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. Thus, it helps in the economic development of the nation. अब बैंक जो है मीडिएट का मतलब क्या है? एक बिचौलिए का काम करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास में एक्सेस में पैसा है। एक्सेस में पैसे का मतलब है जो अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और उनके लिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है। इन दोनों के लिए एक मीडिएटर का काम करता है बैंक, ताकि देश की तरक्की हो पाए। दोनों की दोनों, जिसके पास में सरप्लस में उसको तो इंटरेस्ट मिल गया, और जिसको नीड है उसको बेचारे को लोन मिल गया। तो इससे दोनों ही खुश हो गए और इससे देश की तरक्की होगी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेगा वो बैंक में रखने के लिए नहीं लेगा, वो फर्दर उस पैसे को कहीं ना कहीं किसी काम में लगाएगा। 24th क्वेश्चन, हाउ आर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? अब इस आंसर को मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है। बेसिस के साथ अगर लिख के इसको आप याद करोगे तो आपके लिए लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर बेसिस के अंदर क्या है? सबसे पहला कि सुपरविजन के लिए फॉर्मल सेक्टर के अंदर आरबीआई है उनके सुपरवाइज करने के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कोई भी सुपरवाइज नहीं करता। सेकंड के अंदर प्रेवलेंस, यानी कि कहां पे पाया जाता है ये। फॉर्मल सेक्टर जो है ज्यादातर शहरी इलाकों में है, यानी कि अर्बन एरियाज के अंदर है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो रूरल एरियाज के अंदर है। बेसिस के अंदर आया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मल सेक्टर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इनफॉर्मल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्मल सेक्टर में रिक्वायर्ड होती है और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई भी रिक्वायर्ड नहीं रहती है रिकॉर्ड कीपिंग, इसीलिए कई बार लोग जो हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। सर्विस कंडीशन जो है वो फॉर्मल सेक्टर में गुड है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बुरी है, और कई बार जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसको हरास भी किया जाता है। 6 वाला पॉइंट के अंदर आपको बोला गया कि कोलेटरल फॉर्मल सेक्टर में रिक्वायर्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर नहीं रिक्वायर्ड होती। फॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव, और इनफॉर्मल के अंदर आते हैं मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और ट्रेडर्स। बच्चे एग्जाम्स के अंदर आपको आंसर को ना बहुत ही ज्यादा लेंथी करके लिखने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टू द पॉइंट करके लिखो। अब इस आंसर के अंदर अगर आप बेसिस को सपोज हाइड कर दोगे, आप सिर्फ इतना आंसर लिखोगे तो वो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप बेसिस के साथ लिख रहे हो, एक तो देखो आपका आंसर बहुत ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, और उसके बाद टीचर देखते हैं कि हाँ बच्चे को सारे पॉइंट्स के बारे में पता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। जो कि मैंने आपको ये बुक बताई थी, इसी के अंदर ये टॉपर के आंसर शीट्स भी दी हुई है, वहीं से ये आंसर जो है वो मैंने आपको इसके अंदर वीडियो में ऐड करके बताया। 25th क्वेश्चन, क्रेडिट समटाइम पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। जैसे कि हमने डेट ट्रैप के बारे में पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या है? बैंक यूजुअली रेफर्ड एज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट and in some cases, in some situation, borrower would not able to repay the loan. This pushes them in the situation of debt trap. For example, in case of rural areas, if crop fails due to natural factors, it will be difficult for the farmer to pay loan. अगर किसी कारणवश किसी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से फार्मर की जो है वो फसल अच्छी नहीं, फसल खराब हो गई, तो उसकी वजह से फार्मर जो है वो कमाई नहीं कर पाएगा उस फसल को बेच के, तो लोन कहां से पे करेगा? सेकेंड है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई इफ ड्यू टू क्रॉप फेलियर प्रीवियस लोन इज नॉट रीपेड, इंटरेस्ट रेट फर्दर माउंट्स। अब इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो है वो पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, उसने बेचारे ने पहले का लोन रीपे नहीं किया, अगली बार उसको इंटरेस्ट रेट और ज्यादा देना पड़ेगा। थर्ड, इन केस ऑफ हाई रिस्क एक्टिविटीज फेलियर विदाउट सम सपोर्ट कैन पुश बोरोवर इन पेनफुल सिचुएशन. In many cases, people has to sell their land, fixed asset to repay loans. अब कई बार आपने कोई काम स्टार्ट किया, सपोज वो, अब आप पहले से तो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरे को पहले दिन से कमाई होनी शुरू हो जाएगी, उसके लिए आपने जो भी लोन लिया है, इन एनी केस अगर कोई ऐसी हाई रिस्क एक्टिविटी आप कर रहे हो, अगर वो नहीं चला, उसकी वजह से जो बोरोवर है उसने जो उधार ले रखा है वो तो भाई उससे पैसा तो लेंडर मांगेगा ना, तो बोरोवर एक पेनफुल सिचुएशन में फंस जाता है। कई बार ऐसे लोगों को जो है अपनी खुद की जमीन या फिर अपना फिक्स्ड एसेट जो भी उन्होंने कोलेटरल रखा गया है उसको बेचकर उस लोन को चुकाना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि उसकी रिकवरी कई बार बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है।
26 क्वेश्चन, जस्टिफाई द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में इस पे क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से हैं रूरल एरियाज के अंदर? सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज रूरल पीपल स्पेशली वुमेन, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। सेल्फ हेल्प ग्रुप borrower overcomes the problem of lack of collateral so they can get the timely loans for a variety of purposes and at a reasonable rates. It builds block of organization of the rural poor. It helps women to become financially self-reliant. It also provides them a platform to discuss and act on various social issues. सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको क्या है, वो गांव के अंदर कुछ लोग स्पेशली वुमेन्स जो हैं वो मिलकर उन्होंने ग्रुप बनाया। उसके अंदर क्या है, वो लोग क्योंकि आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो जिसको जरूरत है उसको बिना किसी कोलेटरल के वो उसको सस्ते ब्याज दरों पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे उनको उधार दे देते हैं। और गांव के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन गरीब लोगों के लिए। और इससे ये ग्रामीण औरतों को भी, वुमेन्स को भी सेल्फ रिलायंट बनाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है तो उसको कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर उनके आसपास जो भी सोशल इश्यूज चल रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसको भी वो वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोअर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अंदर भी बच्चा यही है कि कैसे उन्होंने बोरोअर्स को जो है उनके पास में अगर कोई कोलेटरल नहीं है उस प्रॉब्लम को ठीक किया है। इस आंसर के अंदर भी काफी हद तक उसी से मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, तो इसको एक बार आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है आपका 28 क्वेश्चन, हाउ कैन फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स मेड बेनिफिशियल फॉर द पुअर फार्मर एंड वर्कर्स। आपको 5 वेज जो हैं वो सजेस्ट करने हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, द फॉर्मल सेक्टर लाइक बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड लेंड मोर टू पुअर पीपल एंड वर्कर्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। उनको ज्यादा जरूरत रहती है इसलिए उनको ज्यादा ऐसे लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए फॉर्मल सेक्टर को, और इनको सस्ते ब्याज दरों पे जो है वो लोन मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि इन लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये लोग उनको तक लोन पहुंचे, और यहाँ पे इनके साथ में जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक लिंक का काम स्टैब्लिश कर सकते हैं बैंक और उन लोगों के बीच में। फिफ्थ पॉइंट है, देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया के अंदर भी ऐसे ही कोऑपरेटिव और बैंक जो है वो स्टैब्लिश होने चाहिए ताकि जो गरीब जनता है, गरीब फार्मर्स है या वर्कर्स हैं, उनको लोन मिलने में आसानी हो सके। 29th क्वेश्चन, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाउ डू दे वर्क, एक्सप्लेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर people of same socio-economic background to pool their saving to provide loans to their members। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो क्या है, एक ऐसे छोटे से ग्रुप्स हैं जिनका सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, उनका इनकम स्टैंडर्ड जो है वो सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो वहां पे वो मिलकर अपना जो भी छोटे मोटी बजट का अमाउंट होता है वो मिलकर इकट्ठा सेव करते हैं, और जिस भी मेंबर को जो है वो पैसे रिक्वायर्ड रहते हैं उसको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं? वर्किंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। सबसे पहला पॉइंट है, जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेंबर्स। ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना कि इसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। अगला पॉइंट है, मेंबर बिलोंग टू द सेम नेबरहुड, आसपास के ही लोग होते हैं। दे मीट रेगुलरली मिलते रहते हैं। देयर सेविंग वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर। जितनी भी उनकी सेविंग की गुंजाइश होगी उसके हिसाब से 25 रुपए से लेकर 100 रुपए के लगभग जो है वो सेविंग्स जो है वो वहां पे इकट्ठी जमा करते हैं। उसके बाद में है आपका, ओनली मेंबर्स कैन टेक लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, यानी कि वो 15-20 मेंबर्स जो हैं, उन्होंने जो पैसा सेव किया है उसी में से उस ग्रुप का जो मेंबर है वो आसानी से लोन ले सकता है। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट रेट लेस देन द मनी लेंडर। जो उधार देने वाले मनी लेंडर है उनसे कम इंटरेस्ट रेट जो है वो ग्रुप चार्ज करता है। All the important decisions regarding the saving and loans are taken by the members of the group। जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वही सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। The group is collectively responsible for the loan। उस लोन के लिए वो पूरा ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने जान पहचान के व्यक्ति को लोन दिया है। 9th point, the regular meeting of the group provide the platform to discuss and act on the variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc। अब क्योंकि आपस में वो हर महीने या कुछ टाइम पीरियड के बाद मिलते रहते हैं, इसकी वजह से वो उन कुछ सोशल इश्यूज जो भी कोई गांव के अंदर उनकी परेशानी चल रही है उसके ऊपर भी वो लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई हेल्थ इशू है या कोई न्यूट्रिशन का इशू है, ठीक है ना, कोई भी इश्यूज अगर उनके आसपास चल रहे हैं या कोई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनके ऊपर वो मिलकर बात करते हैं और उन मुद्दों के ऊपर उनको क्या
तरीके से उनको सुलझाया जाए उसके ऊपर भी वो चर्चा करते हैं। अब द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? पैसा कैसे सॉल्व करता है, इसको आपने एक एग्जांपल के साथ समझाना है। सो इट्स आंसर इज द यूज ऑफ मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Money acts as a medium of exchange and serves as a unit of value. अब मनी क्या है, वो इन सब प्रॉब्लम्स को, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करती है, और एक आसानी से आपने कोई भी सामान लेना है या कुछ भी, उसके लिए एक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करती है। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Everyone prefers to receive payment in money and exchange the money for the things they want. अगर व्यक्ति के पास में पैसा है तो उसको किसी और को ढूंढने की तो जरूरत नहीं है, यानी कि बार्टर सिस्टम के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा है तो उसको जो भी कोई सामान चाहिए या सर्विस चाहिए वो इजीली जाके वो पैसे देके वो सर्विस या सामान को ले सकता है। तो मनी जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट है जिसके अंदर लोग जो हैं वो अपना सामान खरीदने बेचने के लिए रेडी रहते हैं। इसी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कोई जूते वाला है, वो अपने जूते जो है वो बेचना चाहता है मार्केट के अंदर, और उससे जो पैसा मिलेगा फिर उससे व्हीट खरीदना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको मार्केट के अंदर पैसे के लिए जूते बेचने पड़ेंगे, फिर वो पैसों से वो गेहूं खरीद सकता है। अगर शू मेकर को डायरेक्टली इन शूज को गेहूं के बदले एक्सचेंज करना है तो उसको बिना किसी पैसे के इस्तेमाल के लिए तो उसको किसी ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जिसको अपनी व्हीट बेचनी हो और उसके बदले उसको जूतों की ही रिक्वायरमेंट हो। अब आप सोच के देखो कि ऐसे किसी फार्मर को ढूंढना कितना मुश्किल है कि जहां पर दोनों के दोनों व्यक्ति जो है वो बाय और सेल करने के लिए रेडी हों। ये प्रोसेस ना सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसीलिए मनी जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आई होप बच्चों कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो समझ में आए हों। इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के लिए आप विजिट कर सकते हो www.csctutorial.in पर, जहां पर आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्जाम्स के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सीएससी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो और अपने प्यारे से कमेंट्स लिख के मुझे जरूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद सीएससी ट्यूटोरियल।